हेलो एवरीवन। डीएसएसबी जीके पीवाईक्यू सीरीज़ में आज ये 8th लेक्चर है एंड इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो डीएसएसबी ने कंडक्ट किया था 27 जुलाई 2024 को। स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एनवायरमेंटल टेम्परेचर नॉर्मल लैप्स रेट? पर्यावरणीय तापमान सामान्य ह्रास दर क्या है? बात करें नॉर्मल लैप्स रेट की तो ये होता है रेट ऑफ decrease in temperature with increase in height। यानी जैसे जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर में ऑन एन एवरेज कितना डिक्रीज होगा, इस चीज़ को हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। एंड हमारे एटमॉस्फेयर का नॉर्मल लैप्स रेट होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, अहदगुरी इन असम इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? असम में अहदगुरी निम्न में से किस खेल से के लिए प्रसिद्ध है? अहदगुरी फेमस है बफलो फाइट के लिए, यानी भैंसों की लड़ाई के लिए। एक होती है बफलो रेस, बफलो रेस जहाँ पर भैंसों की रेस करवाई जाती है एंड इसको बोलते हैं कम्बाला, और ये परफॉर्म किया जाता है कर्नाटक में। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, पीछे इसको बैन करने के लिए भी बात चल रही थी। जो अहदगुरी है असम में वो फेमस है बफलो फाइट एंड कर्नाटक में होती है बफलो रेस, जिसको बोलते हैं कम्बाला। नेक्स्ट देखते हैं, सिलवासा म्यूनिसिपल काउंसिल बिलोंग्स टू विच ऑफ द यूनियन टेरिटरीज? सिलवासा नगर पालिका परिषद किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो उसका आंसर होगा दादर एंड नगर हवेली से संबंधित है। इमेज में देखेंगे तो कुछ यहाँ है सिलवासा, एंड अगर ये पूछे कि दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव जिनका मर्जर हो गया था, इनकी कैपिटल क्या है? कैपिटल, तो इनकी कैपिटल है दमन। एंड जो हमारी सिलवासा सिटी है ये स्मार्ट सिटी मिशन का पार्ट है, स्मार्ट सिटी मिशन। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम? निम्न में से कौन सा मेक इन इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? मेक इन इंडिया स्टार्ट किया था मोदी गवर्नमेंट ने ऑन 25 ऑफ सितंबर 2014। एंड कौन से 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 12th 5 ईयर प्लान में, 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ था, और इसका टारगेट था कि इंडिया में जॉब को क्रिएट करना। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए क्या ज़रूरी है? इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट हो, तो ये पार्ट था उसका। इनोवेशन इन इंडिया हो, तो ये भी पार्ट है मेक इन इंडिया का। एंटरप्रेन्योरशिप आउटसाइड इंडिया, अगर उद्यमिता भारत के बाहर होगी तो मेक इन इंडिया कैसे होगा? तो ये इसका पार्ट नहीं था, ऑप्शन ये हमारा ठीक हो जाएगा, नॉट अ पार्ट पूछा है। तो एंड स्किल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, तो ये भी पार्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संथाली इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? संथाली भारत के निम्न में से किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो संथाली भाषा है झारखंड की। संथाली इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड। एंड संथाली की बात करें तो इट्स वन ऑफ द 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। एंड ये इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली है ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज, जिसमें ऑस्ट्रो वर्ड का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में साउथ। ऑस्ट्रो वर्ड का कहते हैं साउथ इन ग्रीक। एंड झारखंड 2 राज्यों में ऑफिशियल भाषा है, एक तो झारखंड एंड सेकंड इज वेस्ट बंगाल में भी ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें। स्टेटमेंट देखते हैं, द सेकेंड हाइएस्ट सेक्स रेशियो, सेकेंड हाइएस्ट पूछा है, अमंग द स्टेट इज रिकॉर्डेड इन तमिलनाडु। राज्यों में दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात तमिलनाडु में दर्ज किया गया है। लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ऊपर आता है केरला, जिसका है 1084
सेक्स रेशियो। एंड तमिल, उसके बाद आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु, इसका सेक्स रेशियो है 996। एंड ये तो होगी स्टेट की बात, तो स्टेट में हो गया हमारा सेकंड नंबर पे तमिलनाडु। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। लक्षद्वीप हैज़ रिकॉर्डेड द सेकंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो अमंग यूटीज़। लक्षद्वीप ने केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया है। यहाँ पर यूटीज़ की बात हो रही है। यूटीज़ में सबसे अच्छा लिंगानुपात है पुडुचेरी का 1037। एंड सेकेंड नंबर पे आता है लक्षद्वीप विद सेक्स रेशियो ऑफ 946। सो यूटीज़ में सेकेंड नंबर पे लक्षद्वीप का सेक्स रेशियो सबसे अच्छा है। सो हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी। तो अब हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी करेक्ट, ऑप्शन सी। एंड अगर ये पूछे कि स्टेट में सबसे कम सेक्स रेशियो किसकी है, तो हरियाणा की है विद 879। एंड अगर इसमें यूटीज़ में पूछे तो सबसे कम है दमन एंड दीव की, दमन एंड दीव विद 618। नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर बरखन्स फाउंड। भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में बरखान पाए जाते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले रेत के पठारों को ही बरखांस बोलते हैं, और इंडिया में रेगिस्तान मिलते हैं थार डेजर्ट में। ओके, सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज पीनट फेयर इन बेंगलोर कर्नाटका। बेंगलोर कर्नाटक में मूंगफली मेले के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। मूंगफली मेला पूछा है, तो मूंगफली मेला बोलते हैं कदलेकाई परिशे को। ये कर्नाटक में मनाया जाता है एज अ पीनट फेयर नियर डोडा गणेश टेम्पल। एंड ये 2 दिन तक फेस्टिवल चलता है, 2 डे फेस्टिवल होता है, और हर साल होता है, एनुअली होता है। ये एनुअली अराउंड नवंबर दिसंबर के आसपास होता है, नवंबर दिसंबर। मेनली ये कार्तिक जो महीना होता है हमारा, कार्तिक मास के लास्ट मंडे को सेलिब्रेट होता है, लास्ट मंडे को। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। द पार्ट ऑफ द ट्री दैट वी कॉल वुड इज मेड अप ऑफ। पेड़ का वह भाग जिसे हम लकड़ी कहते हैं किससे बना होता है। देखिए, जिसे हम वुड बोलते हैं उसका एक्चुअल में नाम होता है हर्ट वुड, इसी को हम वुड कहते हैं। एंड ये पार्ट होता है जाइलम का। बेसिकली जाइलम के 2 पार्ट होते हैं, हर्ट वुड एंड सैप वुड। सैप वुड जो ये वाली लेयर है, इसका काम होता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना। एंड जो हर्ट वुड है, जो ये पार्ट है सेंटर में, इसका काम होता है टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। एंड जो फ्लोएम है, इसका काम होता है टू ट्रांसपोर्ट फूड। सो हम वुड किसे बोलते हैं, जाइलम के हर्ट वुड को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जाइलम। एग्जामिनर जाइलम एंड फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन से भी क्वेश्चन पूछता है। तो जाइलम में होती है फ्रॉम डाउन टू अप, यानी यूनी डायरेक्शन, एंड फ्लोएम में होती है बाई डायरेक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। FSSAI is an autonomous body established for regulating and supervising the food safety standards in India. What does FSSAI stands for? हमें FSSAI की फुल फॉर्म बतानी है। इसकी फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। FSSAI को इस्टेब्लिश किया था थ्रू FSSAI एक्ट 2006। एंड इसका हेडक्वार्टर है देश की राजधानी दिल्ली में। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली कंप्लीट्स द गिवन सेंटेंस। निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए वाक्य को सही ढंग से पूरा करता है। ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर डैश एंड डैश।
तो ऑप्शन देखते हैं इसमें, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, पहला ऑप्शन देखते हैं, नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होती, उनका एक एक्ट बनाया जाता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा FSSAI एक्ट था 2006 में, तो ये स्टैट्यूटरी और ऑटोनोमस बॉडी थी जो एक एक्ट के थ्रू बनाई गई थी, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, तो वो मेंशन नहीं होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड सेकंड देखते हैं, डू नॉट डिराइव देयर पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ठीक है, ये अपनी जो पावर होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव नहीं करते। फॉर एग्जांपल जो हमारा फसाई इंस्टीट्यूशन है, ये अपनी पावर डिराइव करेगा फ्रॉम फसाई एक्ट 2006, ना कि फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, Which historical work was written by Sanskrit poet and scholar Ban Bhatt in praise of पुष्यभूति Emperor of Northern India? संस्कृत कवि और विद्वान बाण भट्ट ने उत्तरी भारत के पुष्यभूति सम्राट की प्रशंसा में कौन सी ऐतिहासिक रचना लिखी थी? हमने लास्ट लेक्चर, आई थिंक 7th लेक्चर था, उसमें हमने पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। एंड वहाँ हमने पढ़ा था कि हर्षवर्धन का एक कोर्ट पोइट यानी राजकवि था बाण भट्ट, एंड इसने 2 किताबें लिखी थी, हर्षचरित्र एंड कादम्बरी, जिसमें से हर्षचरित्र उसने हर्षवर्धन की व्याख्या करने के लिए लिखी थी। सो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, हर्षचरित्र। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कीनीशियन थ्योरी व्हाट मोटिवेट्स पीपल नॉट टू कीप मनी इन बैलेंस? कीनीशियन सिद्धांत के अनुसार लोगों को पैसा संतुलन में न रखने के लिए क्या प्रेरित करता है? कीनीशियन थ्योरी में कैश को होल्ड करने के 4 मोटिव दिए गए हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेक्युलेटिव मोटिव एंड फाइनेंस मोटिव। नाउ ये हैं हमारे मनी को बैलेंस रखने के मोटिव्स। हमसे पूछा है नॉट टू कीप मनी इन बैलेंस रखने के मोटिव, तो ऑप्शन देखते हैं, बोरोइंग एंड नॉन वायबल पर्पस, तो बोरोइंग इसमें है नहीं, ठीक है, तो ये हमारा हो सकता है। नॉन वायबल एंड प्रिकॉशनरी पर्पस हमारा मनी बैलेंस रखने का एक मोटिव है। ट्रांजैक्शन एंड नॉन वायबल, ट्रांजैक्शन मोटिव हमारा ये रहा जो हमारा मनी को बैलेंस रखने का मोटिव है। एंड डी इज़ ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी, ये दोनों ही मोटिव मनी को बैलेंस में रखने के मोटिव हैं। सो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बोरोइंग एंड नॉन वायबल पर्पस, उधार लेना एंड अव्यवहार्य उद्देश्य। सेकंड देखते हैं, When was the Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024 introduced in राज्य सभा? जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 राज्यसभा में कब पेश किया गया? सो एक करंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, फरवरी 2024 में पेश किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द विक्रम संवत एरा? विक्रम संवत क्या है? हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था 57 BC में, जब उज्जैन के किंग थे विक्रमादित्य, इन्होंने हराया था साका रूलर को। तो जब से और ये हराया था 57 BC में, एंड उसी से स्टार्ट हो गया था हमारा विक्रम संवत एरा। सो इट इज़ अ कैलेंडर सिस्टम विच स्टार्टेड इन 57 BC B। ये एक कैलेंडर प्रणाली है जिसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, एंड एक और चीज़, इसमें ये बेस है हमारा लूनर सिस्टम पे। ओके, यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज, अनुवांशिकता की इकाई है, हेरिडिटी की यूनिट होती है जीन। देखिए सबसे पहले डीएनए होता है, वो न्यूक्लियोटाइड्स और बेस पेयर से बनता है, और बहुत सारे डीएनए मिलकर बनाते हैं जीन एंड जीन फिर बनाता है क्रोमोसोम। बहुत सारे जीन एक साथ होकर बना लेते हैं क्रोमोसोम। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड? निम्न में से किस प्रतिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है एंड पानी ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है? सो CO2 रिड्यूस और वाटर ऑक्सीडाइज होता है फोटोसिंथेसिस में। इसकी रिएक्शन होती है 6
CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये फॉर्म करता है C6H12O6 विच इज़ ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनाता है, यानी रिडक्शन होती है इसमें, एंड वाटर ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन बनाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन होती है इसमें। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है या तो उसमें ऑक्सीजन प्लस हो रहा है या फिर हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ऐसे ही रिडक्शन का मतलब होता है या तो उसमें ऑक्सीजन सब्ट्रैक्ट हो रहा है या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। सो क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following articles of Indian Constitution forbids the class legislation but permits reasonable classification of persons, objects and transactions by the law? भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वर्ग विधान पर रोक लगाता है लेकिन कानून द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन देन के उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है? तो वो आर्टिकल जो वर्ग विधान पर रोक लगाता है वो आर्टिकल है आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन यानी कि उचित वर्गीकरण ये क्या होता है, इसको इस एग्जांपल से समझिए। देखिए जैसे आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष सब बराबर हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। सो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो अगर मान लीजिए टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने और गरीब आदमी है एंड अमीर आदमी है और दोनों पर इक्वल टैक्स लगा दिया। अब मान लीजिए कि गरीब आदमी की सैलरी है 5 लाख पर एनम, 5 लाख पूरे साल में कमाता है वो, एंड रिच जो अमीर आदमी है वो अराउंड 50 लाख कमाता है एनुअली, एंड गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया 1 लाख रुपये सालाना। तो इसमें इस पर भी 1 लाख रुपये लग गया, 1 लाख, एंड इस पर भी 1 लाख लग गया। अब ये तो खुश रहेगा कि 50 लाख कमाए हैं और 1 लाख देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, बाकी के अपने हो गए। एंड जो हमारा गरीब आदमी है वो 5 लाख कमाकर एंड 1 लाख रुपए टैक्स में दे देगा, तो उसके बाद सिर्फ 4 लाख ही बच गए। तो इस पर हो गया 20% का टैक्स एंड इसका हो गया 2%। सो इस इनइक्वालिटी को रोकने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया रीजनेबल क्लासिफिकेशन यानी कि उचित वर्गीकरण। उचित वर्गीकरण में होता है कि एक सेक्शन को कुछ प्रिविलेजेस दी जाती हैं एंड दूसरे सेक्शन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं जिससे कि समाज में समानता बढ़ सके। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 14। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। Which script influenced development of various scripts in India, Nepal, Tibet and Sri Lanka? किस लिपि ने भारत, नेपाल, तिब्बत और श्रीलंका में विभिन्न लिपियों के विकास को प्रभावित किया? सो इसका आंसर है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि की बात करें तो इट इज द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड ये क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं कि ब्राह्मी लिपि को डिसिफर किसने किया था। सो ब्राह्मी लिपि वॉज डिसिफर्ड यानी उसको समझाया था बाय जेम्स प्रिंसेप, एंड ये कब डिसिफर किया था? इन 1837। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। Who amongst the following can be appointed as chairman of National Human Rights Commission? निम्न में से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। सो इसमें बेसिकली NHRC का जो चेयरपर्सन है उसकी एलिजिबिलिटी बतानी है कि किसे नियुक्त किया जा सकता है। सो इसकी एलिजिबिलिटी होती है कि वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। सो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। विद दिस आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड PDF नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।